नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है। कई बार आपको ये बड़ी राजनीतिक सीख दे के जाती है और कई बार बहुत करारा सबक सिखा कर जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और समझना भी चाहिए। यहाँ कोई भी योद्धा और कोई भी सेना आसानी से हार नहीं मानती है। अगर किसी को हारना भी है तो वो लड़कर हारना पसंद करता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक तासीर है, कैरेक्टर है। ताजा मसला है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव का। 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों पर प्रत्याशी हो गए 13, यानी वोटिंग होना लगभग तय है। अभी तक हालात ये बन रहे थे कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए की संख्या के आधार पर जीत सकती है और 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए समाजवादी पार्टी ने। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास विधायकों के वोट कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस किए। बीजेपी ने 10 अनाउंस किए। आज जब पर्चा भरने का समय समाप्त होने से ठीक पहले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महेश चंद्र शर्मा का पर्चा आ जाता है। पर्चा दाखिल हो गया तो अब कैंडिडेट कितने हो गए? 13। सीटें कितनी है? 12, यानी वोटिंग होगी। अगर महेश चंद्र शर्मा का पर्चा सही पाया जाता है तो कौन ये महेश चंद्र शर्मा और इनको लेकर कौन आया? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वोटिंग हो? और क्या वो वाकई में चाहते हैं कि वोटिंग हो? पॉइंट टू बी नोटेड। क्या वाकई में वोटिंग के आसार बन रहे हैं और क्या सच में वोटिंग होगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर महेश चंद्र शर्मा का पर्चा सही पाया गया तो वोटिंग होना तय है। तो अगर वोटिंग होती है जैसा कि इस वक्त की संभावना है, वो कल पता चलेगा कि महेश शर्मा का पर्चा सही है या गलत। महेश शर्मा को आज विधानसभा में लेकर जो सज्जन घूम रहे थे, उनका नाम है आशीष पटेल। अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं और अपना दल के विधायकों को वो संचालित भी करते हैं। पार्टी में सेकंड इन कमांड है। तो महेश शर्मा को लेकर वो घूम रहे थे और पर्चा भरवाने भी वो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज आशीष पटेल को आमंत्रित किया जाए इस कार्यक्रम में, ताकि वो बताएं कि वो कैसे अपना कैंडिडेट जिताएंगे। तो अब से आधे घंटे पहले तक तो वो तैयार थे डिबेट में शामिल होने को, लेकिन ऐन वक्त पर वो डिबेट से पीछे हट गए हैं। तो जो सज्जन लेकर घूम रहे थे महेश शर्मा को, वो डिबेट से पीछे हट गए हैं। तो महेश शर्मा का पर्चा कितनी देर टिकेगा, आई डोंट नो। उसका निर्धारण आप लोग खुद करें, या फिर कल पता चल जाएगा कि उस पर्चे में कितनी दम है। 10 विधायकों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तब ये माना जाएगा कि वो पर्चा वैलिड है और वाकई में एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है, या सिर्फ ये मनोरंजन के उद्देश्य से उतारा गया है, या फिर ये सरेंडर नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और चुनाव वोटिंग कराएंगे, उस उद्देश्य से जारी किया गया है। अगर वोटिंग होती है तो क्या होगा? वोटिंग होती है तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास 310 अपने एमएलए हैं और 9 अपना दल के एमएलए हैं, यानी टोटल 319। और फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट भारतीय जनता पार्टी को 320 चाहिए। एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 31.33 वोटर चाहिए होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट। तो बीजेपी के पास जितनी भी स्ट्रेंथ है वो अपना दल को भी लगा लेगी, तो भी उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट होंगे उनमें भी 1 वोट कम पड़ेगा उनका। यानी 10 सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी बहुत आराम से है। केक वॉक है 10 सीटें जीतना, लेकिन 11वीं सीट जीतना आसमान से तारे तोड़ना जैसा है। आसान नहीं है, बहुत कठिन है वो। अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जाती है तो। अब जो सबसे बड़ा शेयर जहां पे है वो है बहुजन समाज पार्टी। उनके पास ऑफिशियली 19 हैं, लेकिन 2 भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिए थे राज्यसभा चुनाव के वक्त, और 5 इस बार के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। तो उनके पास प्रैक्टिकली 12 विधायक बचते हैं। उन 12 में कितने हैं जो साथ देंगे? प्लस एसबीएसपी है। एसबीएसपी सामान्य तौर पर बीजेपी के अगेंस्ट वोट करती है, तो यह माना जाएगा कि वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे।
कांग्रेस के पास वैसे 7 विधायक हैं, लेकिन 2 चले गए हैं, 5 बचे हैं। ये 5 किधर जाएंगे? बीजेपी को वोट कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंट के साथ जाएंगे क्या जो बीजेपी समर्थित होगा? तो ऐसे में इनके पास भी विकल्प समाजवादी पार्टी बचता है। तो यानी अगर महेश शर्मा को जिताना है तो 32 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स चाहिए होंगे। बीजेपी अपने से एक भी वोट स्पेयर करने की स्थिति में नहीं है। आशीष पटेल जो लेकर घूम रहे थे महेश शर्मा को, वो भी अपना वोट महेश शर्मा को देने की स्थिति में नहीं है उनकी पार्टी, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट देना उनकी मजबूरी है, वरना उनका एक कैंडिडेट फंस सकता है। तो ये महेश शर्मा आए कहां से, किस मकसद से लाया गया है इनको? इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है, सीखना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप यहां करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कौन किसको किस मकसद से लाया है। मैं फिर कहता हूं कि अगर वोटिंग होती है तो मसला बहुत दिलचस्प होगा। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा किला किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। सेंधमारी की ज्यादा गुंजाइश कहां होती है? जिसका बस्ता बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है अपने 49 एमएलए के साथ, बाकी जगह भी उनकी तोड़फोड़ जारी है। तो जो स्ट्रेटजी के साथ समाजवादी पार्टी ने 13 तारीख को अपने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी राह क्लियर होगी। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो मामला बहुत दिलचस्प होगा। कई चेहरे आपको किसी और कैंप में देखने को मिलेंगे, कुछ इधर दिखेंगे, कुछ उधर दिखेंगे, कुछ इधर दिखेंगे और कुछ उधर भी दिखेंगे। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो एक काम तो बहुत ये होगा कि उत्तर प्रदेश के विधायकों का भाव बढ़ जाएगा। सत्ता के गलियारों में जिनकी पूछ नहीं होती, जिनके एप्लीकेशन पर जिनके कामकाज रुके पड़े हैं, उन सब के काम फटाफट होने लगेंगे। इसलिए हर विधायक चाहता है कि किसी तरह वोटिंग हो जाए ताकि थोड़ा काम तो हो जाए, उसके रुके हुए काम तो हो जाए। चुनावी साल है, बहुत मुश्किलें हैं विधायकों के सामने, तो विधायक चाहते हैं कि वोटिंग हो, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्या पार्टी अफोर्ड करने की स्थिति में है इलेक्शन ईयर में? यह एक दिलचस्प बात है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर एक बेहद दिलचस्प और बहुत ही शानदार डिबेट है, जरूर सुनिएगा मन लगा के। केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से स्वागत करता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी खरा उतरेंगे पार्टी के लिए और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, क्या उन्होंने मुझ में विधान परिषद के लिए विश्वास किया है और मेरे नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले राजनीतिक दल, हम सब लोग राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने में, मोदी जी की नीतियों को बढ़ाने में, योगी जी की और संगठन को, नड्डा जी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में हमारी भूमिका होगी और मेहनत से और भी अधिक काम करेंगे। जितना ही संख्या बल है उतने संख्या बल पे हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में 10 प्रत्याशी उतार दिए हैं और वही 10 प्रत्याशी जीत के आएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे कार्यकर्ता सहित हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदमी बंसल जी, स्वतंत्र जी, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने अवसर दिया है। आज हमने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह बता रहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में ऊंचाई पर जाता है तो उसका कितना सम्मान होता है, आप इस बात का अंदाजा लगा। तो आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं और डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हीरो वाजपेयी जी, मैं मान के चलूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोटिंग हो जाए विधान परिषद के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। ब्रजेश जी, आप इन सब समीकरणों को अच्छे से आप बता रहे थे और लगभग मेरे ख्याल से पैनल में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी शक्ति थी उसने अपने 10 प्रत्याशी उतारे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं हम अपने संख्या बल के बदौलत अपने 10 प्रत्याशी जिता लेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये परिषद का चुनाव निर्विरोध हो या वोटिंग के आधार पर प्रत्याशी चयन किए जाएं? आपकी हसरत क्या है? नहीं, देखिए, ये हमारे चाहने से नहीं है। जो ब्रजेश जी, ये हमारे चाहने से नहीं हो रहा, ये अंगणित का खेल है। जिसके पास जितनी संख्या है उतने ही लोग तो जिता सकता है, उसके अलावा कोई हार्स ट्रेडिंग में बीजेपी विश्वास नहीं रखती। आर यू श्योर? ओके,
मेरा एक अगला सवाल है कि लेकिन बीजेपी के कई विधायक और विशेष तौर पर आशीष पटेल जो आपके सहयोगी हैं अपना दल के, वो महेश शर्मा के कंधे गले बाह में बाह डाल के उनके साथ आज विधानसभा में घूम रहे थे और पर्चा भरवाते वक्त बड़ा खुश महसूस कर रहे थे। तो क्या मैं मानूं कि आपने अपना दल के बैनर के तले इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट क्यों खड़ा किया है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कौन किसके साथ घूम रहा था, किसने किससे बात की, देखिए वो सदन के अंदर जहां नामांकन होता है वहां विपक्ष के लोग भी बात करते हैं हमसे, हमारे लोग भी विपक्ष से बात करते हैं, पर उसको कोई वोटों के अंगणित से नहीं देखना चाहिए। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, किससे बात करने की आजादी सबको है, हम विपक्षी विधायकों से भी बात करते हैं। क्या ये 11वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित है? आप इसको ओन करते हैं या डिसओन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 कैंडिडेट हैं, उन 10 को मैं ओन करता हूं। 11वां लावारिस माने? जी, जब भी कोई ऐसी आप चर्चा करते हैं जिसको हमने नहीं अपनाया, मैं किसी को भी इस जमाने में, भगवान ना करे, कोई लावारिस हो, इसलिए मैं लावारिस नहीं कह सकता। हाँ, जिसने भी नामांकन किया होगा वो अपने सूत्र, अपने स्रोत, कौन उनको वोट देगा, कौन उनके नामांकन में शामिल हुआ, ये वही बता सकते हैं। ओके, लेकिन आपकी सहानुभूति क्या महेश शर्मा के साथ होगी? हमारी सहानुभूति सदन में जो भी जीत कर आएगा उसके साथ होगी। हमारे 10 विपक्ष के, देखिए जो सदन का सम्मानित सदस्य, उच्च सदन है, उसमें जो भी जीत के आएगा उसके साथ सहानुभूति नहीं, उसके साथ यह है कि उसका सम्मान है, वो सदन, उच्च सदन का सदस्य होगा। हीरो जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वोटिंग हो विधान परिषद में, तो लेट्स से स्टार्ट वोटिंग होनी चाहिए। फिर ये ओन भी नहीं कर रहे हो और प्रत्याशी भी उतर रहा है, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आने वाली बात है। थोड़ा मुझे समझाओ आप। नहीं ब्रजेश जी, इसमें बहुत समझने की गुंजाइश नहीं। बहुत बार बहुत सारे प्रत्याशी उतरते रहते हैं और चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई भी अपना नामांकन कर सकता है। उसके नामांकन की आजादी को ना भारतीय जनता पार्टी और ना ही मीडिया, दोनों नहीं रोक सकते। तो आप इसके पीछे नहीं है, निर्दलीय नामांकन के पीछे? पक्का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो काम भी ब्रजेश जी कर रही है, सामने से कर रही, छाती ठोक के कर रही, पीछे से कोई काम नहीं कर रही। ओके, यानी आप इसको डिसओन करते हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, आपके पास सिर्फ 49 एमएलए हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप 2 प्रत्याशी उतारें। आपने क्यों 2 प्रत्याशी उतारे? ब्रजेश जी, हमने बहुत विचार विमर्श और बातचीत करके अपने 2 वरिष्ठतम और अपने सीनियर लीडर्स को उतारा है, और जीतने का कुछ न कुछ फॉर्मूला तो हमारे पास होगा, तभी हमने अपने वरिष्ठ लोगों को उतारा है। साथ ही जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, लोकतंत्र है। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की किताब इन्होंने लिखी है, चाहे वो मध्य प्रदेश देख लें, चाहे राजस्थान में इनकी कोशिशें देख लें, तो ये तो इनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बेहतर बता सकते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है, किसका समर्थन है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीत के जाएंगे, और बुद्धिजीवियों का सदन है, अपर सदन है, तो दोनों राजेंद्र चौधरी जी, अहमद हसन साहब ने बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के भी किए होंगे जब हमारी सरकार में तर्क और फैक्ट की जब कसौटी पे हम चुनाव को कसते हैं और फैक्ट पर बात करते हैं, ये आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का एक जाल बुनकर हम सबके सामने रखा। लेकिन जब हम फैक्ट पर आते हैं तो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके पास 49 एमएलए हैं, आपको अपने 2 कैंडिडेट जिताने के लिए 64 वोटों की फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोटों की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि बाकी बचे हुए 15 एमएलए आप कहां से लाइएगा? ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं से तो समर्थन हमको मिल ही रहा है, और चुनाव पास है, अपनी रणनीति का खुलासा करना सही नहीं है, लेकिन बातचीत, विचार विमर्श और लोगों के समर्थन, विधायकों के समर्थन के बेसिस पर ही दोनों कैंडिडेट हमारे सदन में खड़े हुए हैं और जीतेंगे। तो इस बात को स्वीकार करती हैं आप कि आप दूसरे दलों में तोड़फोड़ की तैयारी में हैं, जिनको आप संपर्क का वास्ता दे रही हैं? मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि समाजवादी पार्टी हर हालत में जो चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी, और जो भी कैंडिडेट हम खड़ा करते हैं, वो जो भी सहयोगी दल हैं या जो अब हमारा समर्थन करना चाहते हैं विधायक, उनके समर्थन के साथ हम खड़ा करते हैं। ये सियासत है, ईमानदारी से हम सियासत करते हैं, लेकिन
आज का चुनाव महत्वपूर्ण है और हमें भी अपनी एक पैठ बनानी है, तो जो समर्थन देगा उसका स्वागत है। ये आपका एग्रेशन है या फिर पार्टी की रणनीति है या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं 15 वोटों को लेके? ब्रिजेश जी, ना एग्रेशन है ना ओवर कॉन्फिडेंस है। रणनीति हो सकती है, राजनीतिक समझदारी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करने का एक तरीका भी हो सकता है। जो मासूमियत का चेहरा ये ओढ़कर जनता के सामने जाते हैं और कहते हैं Okay. कि हम लोकतांत्रिक इस राउंड का हैं, लास्ट क्वेश्चन। हम कभी तोड़फोड़ नहीं करते हैं, हम दूसरी पार्टी। जी जी, अब 13वां जी, प्रत्याशी आ गया है और अगर कल इनका पर्चा महेश शर्मा का वैलिड पाया गया तो बट नेचुरल है कि वोटिंग होगी। आप तैयार हैं वोटिंग के लिए? तो अब ब्रिजेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी से पूछेगी ना जो उनको लाए हैं, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष ये समर्थन हो उस प्रत्याशी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल रोज दिखाती है, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, तो ये इनका चरित्र है और वो भी उजागर हो जाएगा लोगों के सामने। ओके, दीपक जी मेरे साथ मौजूद है। दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं। ये जिस सदन के सदस्य हैं उसी सदन का चुनाव हो रहा है, तो मसला बड़ा दिलचस्प है। तो दीपक जी, आप मुझे बताओ कि आपके 2 विधायक तो रायबरेली वाले हीरो वाजपेयी जी के साथ घूम रहे हैं, आपके बचे हुए 5 एमएलए हैं, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे अगर वोटिंग होती है तो? देखिए ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास सदस्य संख्या इतनी बची है जितनी महाभारत काल में पांडवों के पास बची थी, और वो निश्चित रूप से निर्णायक भी है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, चाहे आप पीछे का चुनाव देखें, कांग्रेस पार्टी के जब 2012 में 14 में 29 एमएलए थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने मूल्यों के आधार पर चुनाव लड़के दूसरी पार्टी का समर्थन किया था, और पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। इस चुनाव में निश्चित रूप से जिस तरह से पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, महिला उत्पीड़न, दुराचार से त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, वो सब तो हम लोग फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। अभी आपका वोट किधर जाने वाला है, ये मेरी दिलचस्पी इसमें जानने में तय हो जाने दीजिए। भाजपा की रणनीति अन्य दलों के साथ क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्विरोध करना चाहती है। पिछले के चुनाव में देखा था। आपका आकलन क्या कहता है? आकलन तो आकलन तो हीरो वाजपेयी बता पाएंगे, इसलिए बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को किस तरह से पर्चा खारिज किया था, इसके पहले भी किस तरह से पर्चे खारिज किए गए हैं। आपको समाजवादियों से इतनी सिंपैथी क्यों है? नहीं, हम हरियाणा की बात भी कर रहे हैं। हरियाणा में किस तरह से एक आदमी का पर्चा वैध किया गया था, हरियाणा में, गुजरात में किस तरह से हमारे एक प्रत्याशी को हराने की साजिश की गई थी। मेरे दोस्त, अगर वोटिंग होती है तो कांग्रेस के 5 एमएलए महेश शर्मा के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जहां समर्थन होगा, कांग्रेस के जो लोग पांडव हमारे बचे हैं, तिनके से छूना नहीं चाहेंगे। ओके, इट मींस कि आपके वोट समाजवादी पार्टी? नहीं, मैंने ओके, 5 वोट इनके जोड़ दिए जाए समाजवादी। ये नहीं कहा मैंने, हमने कहा इनके 5 वोट समाजवादी में जोड़ दिए जाए। ये मैंने नहीं कहा ब्रजेश जी, मैंने जोड़ दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी देखो, अपन मैथमेटिक्स है और मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूं खूब। अभी जोड़ देते हैं, 54 हो गए इनके पास। ओके, ऑलराइट। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हैं। खान साहब, मायावती जी का एक स्टेटमेंट 3 महीने पहले आया था, मुझे याद है और मेरे कानों में गूंज रहा है। हेमंत जी मुझे बार बार कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं, तो मैं उनके कहने पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि मायावती ने ओके, अखिलेश यादव से बदला लेने वाली। हाँ, ये बार बार मुझे उकसा रहे हैं कि मैं पूछ लूं आपसे, तो ये इनका सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं कि मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को एमएलसी के चुनाव में हराने के लिए अगर बीजेपी का साथ भी देना पड़ा तो वो देंगी। तो क्या मायावती जी के पास बचे हुए 15 जो विधायक हैं और 12 एमएलए हैं, वो बीजेपी या उनके समर्थित कैंडिडेट को जाएंगे? नहीं मिश्रा जी, उस वक्त का बयान तो उनका था, लेकिन दूसरे दिन बयान उसको उन्होंने खंडन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो शर्मा जी का पर्चा दाखिल हुआ है, ये एनडीए के पार्ट हैं, अपना दल एनडीए के पार्ट हैं। और अगर 9 एमएलए उनके हैं, 1 एमएलए और कहाँ से इंतजाम किया होगा, अगर कर लिया होगा तो कल पर्चा इनका जो है वैध मान लिया जाएगा। तब ये मान के चलिए कि एनडीए कैंडिडेट हैं ये। ओके। अब एनडीए के कैंडिडेट अगर हैं ये,
तो एनडीए कोशिश करेगी कि उसकी बेइज्जती ना हो। एनडीए और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उसकी बेइज्जती ना हो, तो हार्स ट्रेडिंग मस्ट है। हार्स ट्रेडिंग होगी, इस पे कहीं दो राय नहीं है, चाहे जो पार्टी कुछ भी कह ले, लेकिन इस चुनाव में हार्स ट्रेडिंग जरूर होगी। आपका आकलन क्या कहता है कि अगर वोटिंग होती है जी, तो बीएसपी का जो मूव होगा वो बहुत कुछ निर्भर होगा कौन जीतेगा। बीएसपी का मूव क्या होगा, भाजपा समर्थित प्रत्याशी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, और या तो फिर वोटिंग ही में ही ना जाए सपा बीएसपी। देखिए, ये हमारा कहना जल्दीबाजी होगा, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि क्या करना है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट उनका जाएगा या तो नहीं करेगा वोट। एक बात और बताइए, क्या बीएसपी महेश शर्मा को ओन करती है या डिसओन करती है? देखिए, ये कहा मैंने ना, ये तो अभी नेतृत्व के ऊपर जिम्मेदारी है। नेतृत्व क्या फैसला लेता है वो कल तक फैसला आ जाएगा कि जब पर्चा इनका बचा रहेगा तो उसके बाद फैसला क्या लिया जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है कि वोटिंग होगी या फिर निर्विरोध होगा चुनाव? मुझे लगता है कि वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि वोटिंग होगी, इसलिए कि ये जानबूझ के कैंडिडेट जो शर्मा जी को खड़ा किया गया है, ये कोई आसान काम नहीं था। ये काम इसको मिलाया गया है, अपना दल के कैंडिडेट बनाया गया है, और अपना दल एनडीए के घटक है, तो एनडीए घटक को मान करके सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और साम दाम दंड भेद के हिसाब से ही काम करेंगे। ओके, पीयूष मिश्रा, वोटिंग होती है तो आपकी पार्टी एसपीएसपी जिसके पास 4 एमएलए हैं, आपका रुख क्या होगा? ब्रजेश जी, देखिए, पिछली भी डिबेट में मैंने कहा था कि जो हमारे 4 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष में जो भी रहेगा उसके साथ खड़े नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे यह विधान परिषद का चुनाव हो, उनको हटाने के लिए हम लोग कटिबद्ध तो हैं। महेश शर्मा को देंगे आप लोग या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी विपक्ष की ओर से हम लोगों को अभी तक आपकी डिबेट शुरू होने तक कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। बाकी कल शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। वही बात फंस रही है कि अगर इनका पर्चा खारिज नहीं होता है तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आपको बता देंगे। पर ये श्योर हैं आप कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? ये कंफर्म हो। और ये भी तो आपको बता दे रहा हूं, 2 विकल्प बचते हैं कि या तो बीजेपी समर्थित महेश चंद्र के साथ जाने में कोई कठिनाई है आपको? नहीं, बीजेपी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ मिलना चाहेगा हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन तो फिर एक ही अभी तक विकल्प बचा है समाजवादी पार्टी, क्या 4 वोट उनको दोगे? नहीं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से आपको ये भी बता देता हूं कि अभी तक हम लोगों के लिए कोई पहल नहीं की गई है। अरे कल को पहल होगी तो चले जाओगे ना? वो कल का बता तो रहा हूं, अगर उनका पर्चा वैध रहा तो कल की बात कल देखेंगे ना सर। अब किस बात का वेट कर रही हो? यही डिबेट में बुला लो। नहीं, कल की बात तो सर कल देखेंगे ना। विजय जी बिल्कुल स्वागत है, समर्थन मांगेंगे। हाँ, हम लोग डिबेट में ही इकट्ठा कर ले रहे हैं विधायक। वो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक सपा की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया हम लोगों से। पर वोट आप बीजेपी के खिलाफ करेंगे? जी, ओके, ऑलराइट। हेमंत तिवारी जी का रुख करते हैं, बहुत ही जाने माने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपकी समझ क्या कहती है कि क्या वाकई में वोटिंग होगी या फिर महेश शर्मा का पर्चा बस यूं ही दाखिल कर दिया गया? आपका अनुभव और समझ क्या कहती है? देखिए, पहली बात तो है कि 99.99% इस बात की उम्मीद है कि महेश शर्मा जी का पर्चा वो एलिजिबल ही नहीं होगा, पूरे समर्थक ही नहीं होंगे, और इस बात का इल्म लगभग सबको है। दूसरी बात, अगर हम फर्ज करें कि उनका पर्चा पात्र पाया जाता है और फिर चुनाव की दशा होती है तो ये बहुत अद्भुत प्रकार का चुनाव होगा। अभी आपने याद दिलाया 2022 के पहले की जो परिस्थितियां बन रही हैं पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश में, फिर उसका आईना होगा एक तरीके से। मायावती की कसम याद करिए, जब राम जी गौतम बमुश्किल तमाम राज्यसभा पहुंच गए तो पहली टिप्पणी उनकी यही थी कि इस सपा को हराने के लिए हम जरूरत पड़ी एमएलसी के इलेक्शन में तो भाजपा के उम्मीदवार का भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब दूर की कौड़ी है, ऐसी स्थितियां नहीं आने वाली हैं, और जो घोड़े हैं ये बाजार में नहीं जा पाएंगे बल्कि अस्तबल में ही रहेंगे। बाजार में जाने के पहले अस्तबल में ही समायोजन और इनका एक तरीके से वितरण सुनिश्चित हो गया। अभी आप गिनती गिन रहे थे, इसके 2 बड़े कारण बता दूं। देखिए, अखिलेश यादव एक बड़ा पक्ष है जो योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा के खिलाफ 2022 में ताल ठोक रहे हैं।
अखिलेश यादव ऐसे जंक्शन पर अगर एक एग्रेसिव मूव उठाते हैं, एग्रेसिव कदम उठाते हैं, और तो ऐसे बड़े लीडरान को जो उनके पिताजी के बगल गिर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के, उनको कैंडिडेट बनाते हैं, तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन तो पहले से ही है और उसकी तस्दीक जूही सिंह अभी कर चुकी हैं। और कोई सिर्फ जो परिस्थितियां बन रही है कि अगर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 कैंडिडेट्स पर पहले तो कोई रिस्क नहीं लेगी। दूसरी बात, ये हेमंत जी मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं, अब थोड़ा अंक गणित की बात कर लेते हैं। अगर बीजेपी आप जैसा कह रहे हैं रिस्क नहीं लेगी, मैं मान लेता हूं, तो बीजेपी के पास 319 एमएलए हैं, प्लस इंडिपेंडेंट्स वगैरह मान लें तो चलो 320 हैं, तो इनके सारे फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट तो अपने कैंडिडेट को सेव करने में लगेंगे। पहले आदमी अपना किला बचाएगा ना, तब तो महेश शर्मा को देंगे। तो फिर बचे हुए कौन से वोट हैं बीएसपी के अलावा जो महेश शर्मा की तरफ जाएंगे? वही तो आपसे बता रहा हूं, सबसे पहले तो तय कर लें कि जो शख्स आशीष पटेल साहब आपकी डिबेट में क्यों नहीं आए, जबकि भाई 7 बजे तक वो तैयार थे कि मैं डिबेट में आऊंगा, फिर पता नहीं उनका क्या हुआ, वो डिबेट से अचानक उन्होंने विड्रा कर लिया खुद को। देखिए, मैंने कोई पर्चा विड्रा की बात नहीं थी, डिबेट से विड्रा कर गए। जब डिबेट से विड्रा कर लिया, आप जैसे शख्सियत का बड़ा सम्मान करने वाले एक पॉलिटिकल आदमी ने, तो आप समझिए कि विधान परिषद चुनाव में क्या करेंगे। नहीं, मैं तो उनको आपके ही थ्रू जानता हूं हेमंत जी। अरे क्या बात आप कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा जी। फिर कह रहा हूं, बड़ा चैनल है, बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स खाली इसी चैनल पे थोड़ी जानदार धारदार होती है। चुनाव की स्थिति नहीं आ रही है, जो मेरे सूत्र कहते हैं, मेरी जानकारी कहती है, उनका पर्चा है खारिज हो जाएगा कल, जैसे आज वो खारिज हो गए डिबेट में आने से पहले ही पटेल साहब। और अगर फिर भी कह रहा हूं, फिर भी अगर चुनाव हुआ तो 10 और 10 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के और 2 एमएलसी समाजवादी पार्टी के, इनका ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर वोटिंग हो जाएगी तो हम सब के लिए थोड़ा और डिबेट करने का अवसर मिलेंगे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा ये, कल पटाक्षेप हो जाएगा, ये खाली एंटरटेनमेंट प्रकार करके, इसमें पॉलिटिकल गंभीरता का अभाव है। और अगर कुछ हुआ तो भी बता रहा हूं, 10 और 2 का एक। आप एक बात मुझे बता दो जिसका जवाब मुझे अभी कहीं नहीं मिल रहा कि बीएसपी का मूव क्या होगा, 12-13 जो भी इनके पास बचे हुए। अब 12 बचे हैं, 13 बचे हैं, 9 बचे हैं। बीएसपी के बारे में आज की तिथि में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है। मैंने क्या कहा कि अस्तबल में ही सारी सेटिंग हो गई है, मार्केट में आने की जरूरत नहीं घोड़ा बाजार में। इसीलिए हमेशा बीएसपी को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? नहीं, नेवर नहीं। बीएसपी बड़ी पार्टी है, आज भी बीएसपी के बहुत ठोस फीसद वोट है उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रकारांतर से आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में बीएसपी अपने कई बातों से, और इस वक्त तो बीएसपी को एक चीज से और बचना है। भले मायावती ने कह दिया, ठीक कहा अभी साहब उन्होंने, कि उन्होंने अगले दिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि मायावती पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो गई हैं, खाली इस संदेश से को भाजपा की बगल गिर हैं। एक बल्क का वोट बैंक उनसे बिछड़ता नजर आ रहा है, तो उनको कहीं ना इस बात का इल्हाम है। खान साहब, क्या आप हेमंत तिवारी जी की बात से सहमत हैं क्या? हेमंत तिवारी जी की बात से आप सहमत हैं खान साहब? बिल्कुल नहीं हूँ। जब कल जल रिजल्ट आएगा, कह रहे हैं तो बहुत कमजोर हो गई ऐसा वैसा, पता नहीं क्या अब तिवारी जी कहें, इनको स्वेच्छा है, इनको अधिकार कहने का कह लें, लेकिन जो पार्टी चलाता है उसको अपना दमखम दिखाना पड़ता है। दमखम तो 2022 में दिखेगा ना। एमएलसी का चुनाव तो ये जोड़ तोड़ का चुनाव होता है, ये कोई जनता चुनाव थोड़ी लड़ रही है। इस पे तो हाथ ट्रेडिंग होता है, इसमें तो मान मनोबल होता है, इसमें तो कई लोग कहाँ दिखाई देंगे, कई लोग कहाँ दिखाई देंगे। अभी आप कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, कि कई लोग तो कई जगह दिखाई देंगे। अगर इनका पर्चा वहाँ गया है और अपना दल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनकी हिम्मत थोड़ी थी कि वहाँ जाकर पर्चा दाखिल कर देते। 9 वोट तो अपना दल के पास है। 9 वोट के बाद एक एमएलए कहीं से इंतजाम अगर कर लिया होगा इन्होंने, तो कल पर्चा वैध हो जाएगा। अगर एक नहीं कर पाए होंगे तो वैध नहीं होगा। बीजेपी के समक्ष दिक्कत होगी ना कि अगर उनका एक भी विधायक कहीं क्रॉस वोट कर गया, बिल्कुल, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में वोट दिखा के नहीं दिया जाता, वो राज्यसभा में होता है। बिल्कुल। तो अगर एक ने भी गेम कर दिया तो गेम हो तो जाएगा। एक प्रत्याशी तो गया काम से, बिल्कुल चला जाएगा प्रत्याशी। तो रिस्क कोई क्यों लेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, देखिए, इस बात को आप बात समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर दल में सारे एमएलए संतुष्ट हैं।
ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के 200 एमएलए विधानसभा में बैठ गए थे धरने पर। तो आप ओके, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, अगर वोटिंग होती है तो प्रेशर आपके ऊपर है, ज्यादा है, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, आपके पास 310 अपने एमएलए हैं, 9-10 सहयोगियों के हैं, तो कठिनाई आपके समक्ष ज्यादा होगी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने में। नहीं, कुछ नहीं ब्रजेश जी, हम अनुशासित पार्टी है, हमारे विधायक अनुशासित हैं और सभी वोट जो जिसको अलॉट किया जाएगा वो उसको वोट करेंगे। ओके, ऑलराइट। बीरेन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, ये क्या गणित है विधान परिषद का? ये 13वां कैंडिडेट कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पीछे कौन है, और क्या आपको लगता है कि वोटिंग होगी या निर्विरोध होगा? और हेमंत जी कह रहे हैं ज़्यादा दम नहीं है, ये बात तो बस कल तक की है, पर्चा खारिज हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए, महेश चंद शर्मा कानपुर के हैं। ये बताया जाता है कि ये भारतीय राजनीति में जैसे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ हुआ करते थे कि कोनो चुनाव उनसे छूटता नहीं था, नामांकन जरूर करते थे भले लड़ पाए नहीं। ये महेश चंद शर्मा भी उसी तरह के हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसमें शर्मा बड़े महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। चाहे बीजेपी ये आपने बहुत ऊंची बात कही वीरेंद्र, चाहे निर्दलीय, बहुत ऊंची बात कही आपने। शर्मा हर ओर छाए हुए हैं और शर्मा की चर्चा है बहरहाल। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि जब विधान परिषद का चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग से कोई दल बचेगा नहीं, क्योंकि ये चुनावी साल है, सबको अपने अपने विधायक बचाने में लाले पड़ जाएंगे। तो कोई दल चाहता नहीं चुनाव कराना। अब अपना दल वाले अगर किसी को लेके आए हैं तो अपने को पराया होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। कल निश्चित ही जब स्क्रूटनी होगी तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी। विधान परिषद बैक डोर से राजनीति में एंट्री का एक दरवाज़ा माना जाता है। जो कब्र में पैर लटकाए हैं वो भी जाना चाहते हैं। अरे भाई, नौजवान बुद्धिमान उच्च सदन में वो लोग जाते थे जो सक्रिय राजनीति में हो और जो वैचारिक राजनीति में हो, जो देश के निर्माण में लगें। लेकिन तमाम तरह के राजनीति का रोग ऐसा है कि पद पाने की खातिर अस्पताल से उठ के चले आएंगे नामांकन करने। मैं नहीं जानता वीरेंद्र जी आप किसके लिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप बोलें प्लीज। लेकिन आज कई और नाम, आज महेश चंद शर्मा के साथ साथ चौधरी बीरेन सिंह का भी एक नाम है जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। वो सपा से धोखा देके भाजपा में गए थे, दल बदल करके। एमएलसी थे, मुलायम सिंह यादव ने उनको बनाया था। अब बीजेपी ने उनको गुजर बिरादरी के रहे हैं, वो गुजर समाज के हैं। ओके। दूसरा, आज बहुत सारा मीडिया में बात चल रही है कि कायस्थ समाज को बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। बीजेपी ने कायस्थ का कोई प्रत्याशी विधान परिषद में नहीं दिया। इससे पहले भी राज्यसभा में भी नहीं हुआ था और लखनऊ में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने पोस्टर लगा दिए थे। लेकिन अब चूंकि कहीं ना कहीं बाहर से ऊपर से आने वाले आदेशों आपके पास सूचना क्या है वीरेंद्र जी की पर्चा वैलिड होगा, 10 विधायकों के दस्तखत प्रस्तावक के तौर पर होंगे उसमें, या फिर ये सिर्फ पर्चा दाखिल करने के लिए पर्चा दाखिल किया गया है? देखिए, जानकारी यही है कि स्क्रूटनी में महेश चंद शर्मा का पर्चा खारिज हो सकता है और ये चुनाव निर्विरोध होना तय है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रजेश जी समस्या ये है कि अगर हमारे घर में आग लगी है तो हमको उतना दुख नहीं होगा, अगर पड़ोसी घर में भी बराबर आग लग जाए, उसका भी सब जल जाए, तो हमें संतोष हो जाएगा कि भाई बगल वाले भी तो जल गए, कोई हम अकेले थोड़ी जले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में चिढ़ाने का और परेशान करने का जो काम है वो होता है। तो आज कौन किसको चिढ़ाया? नहीं, राज्यसभा के चुनाव में प्रकाश बजाज ने खूब परेशान किया और मायावती 19 विधायक पर ही राज्यसभा चुनवा ले गई थी। तब कहाँ चली गई थी सबकी कहानी? तो आज महेश चंद शर्मा को इसीलिए लाया गया कि समाजवादी पार्टी को परेशान किया जाए। अब ये लड़ा पाएंगे कि नहीं लड़ा पाएंगे कल के बाद तय होगा। 21 तारीख तक नाम वापसी की जा सकती है, लेकिन कल जब पर्चा जांच हो जाएगा और उसमें कमी रहेगी तो खारिज हो जाएगा। ओके। अब हमारे यहाँ समस्या यह है भाई
कि राजनीति हो, सियासत हो, मोहब्बत हो, जीतता वही है जो फरेबी होता है। तो फरेब और बैकडोर से एंट्री, इन दोनों बड़ी समानता है। भारतीय राजनीति में उच्च सदन इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ वैचारिक लोग आएंगे, चारित्रिक लोग आएंगे, कला संस्कृति विज्ञान के लोग आएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात कहूँगा कि हीरो वाजपेयी जी बैठे हैं, इनकी जो पार्टी है, इनके पार्टी के नेता बड़े साहित्यकार भी होते हैं और रोमांटिक भी बहुत होते हैं। इनके पार्टी के एक नेता ने एक दिन फेसबुक पे लिखा कि फेसबुक पे शायरी लिखी थी रोमांटिक, कि ये जो तेरी जुल्फे हैं रेशम की डोर जैसी हैं। तो कहीं से उनकी पत्नी ने पढ़ लिया, तो उन्होंने पूछा, ये बताओ ये जो फेसबुक पे शायरी वायरी उल्टा सीधा करते रहते हो, ये किसके लिए कर रहे हो? तो नेताजी ने कहा, भाई ये मैं तो पगली तुम्हारे लिए ये सब लिखता हूँ, तुम कहें जो है परेशान हो रही हो। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा हमारे लिए लिखते हो, और यही रेशम की डोर जब दाल में निकल आती है तो चिल्लाने क्यों लगते हो फिर? तो ये सब आनंद के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। जहां मौका मिलेगा वहां मायावती को जितवा देंगे, जहां पर जानेंगे कि अखिलेश ने 2 कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां कदम पीछे खींच लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अरविंद कुमार शर्मा का आगमन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल मचाए हुए है, और कहा जाए विस्फोटक स्थिति में आ गया है। और आज नहीं तो कल अभी इसका परिणाम आना और शेष है। बीरेन जी, ऐसा कहे कि आप तनाव फैला रहे हैं? नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि उनका सीधा कनेक्शन है। अब लोग समझें कहां तक है। लेकिन शर्मा जी ने निश्चित ही यूपी की राजनीति में सबको चौंकाया है। ओके। अब बीजेपी को अभी देखना है, शपथ ग्रहण की भी बात आ रही है बहुत जल्दी, तो बहुत सारी चीजें 1 हफ्ते 10 दिन में सामने आएंगी। जी बीरेन जी। वैसे मतदान 28 तारीख को है विधान परिषद का, लेकिन इसकी नौबत दिखाई नहीं पड़ रही है। एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि राजनीति का जो गुणा भाग होता है उसको कैसे समझो, और आम आदमी के लिए उसका क्या मायने है वो समझिए। कि फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो, और जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो, और जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ, आज तो सांस ले रहे हो तो गनीमत समझो। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने शानदार इनपुट के लिए। जूही सिंह जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं और फिर मैं उसी फैक्ट पे आता हूं कि देखिए, कांग्रेस आपको कह रही है कि हम सपोर्ट कर देंगे, और एसबीएसपी से आपने बात नहीं की है, ये आपके न्योते का वेट कर रहे हैं, तो भी आपके पास सिर्फ 9 ही तो हो रहे हैं, बाकी कहाँ से लाइएगा 6 एमएलए? अब ब्रजेश जी, हम सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अब यहाँ अगर बता दें कि हमारा किससे संपर्क है, कौन हमको सपोर्ट कर रहा है, तो रणनीति में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी और सदर में जाने लायक नंबर बताने और मेरे सम्मान के बीच में क्या कनेक्शन है? बाकी भारतीय आपको नंबर बताना चाहिए, इसलिए कि नहीं ब्रजेश जी, आपसे कोई गलत नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कहूंगी कि रणनीति है, सबकी बात हो रही है, और ये आम चुनाव के लिए एक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, बहुत सारी एकजुट होने की भी मुद्दे हैं विपक्ष के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा होगा, इसका मतलब है कि आम चुनाव में भी 2022 के वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है या उसकी बी टीम बनकर काम कर रहा है। तो ये तो हर पार्टी का एक चेहरा ही खुल जाएगा जनता के सामने। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इसीलिए चुनाव हम जीतेंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास 64 एमएलए का सपोर्ट हासिल है, 64, जबकि ऑफिशियली आपके पास सिर्फ 49 है?
ब्रजेश जी, हम हर हालत में जीतेंगे और जीत को परिभाषित भी करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी जाने कि किसको शपथ दिलाना है, कैसे, क्यों कुछ हुआ या क्यों उनके कैंडिडेट कैसे अनाउंस हुए, ये उनका मसला है। हम अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं। ओके, हीरो वाजपेयी, अभी आपने जूही सिंह जी को सुना, ये कह रहे हैं इनके पास पर्याप्त विधायक हैं और चुनाव वोटिंग होगा तो ये जीत लेंगी। नहीं तो देखिए, जूही सिंह अपनी पार्टी की रणनीति जानती होंगी और वो जो बार बार कह रही हैं कि रणनीति है और जो लोग अभी काम करेंगे वो आगे साथ जाएंगे। मुझे लगता है दो पार्टियां, बसपा और कांग्रेस, दोनों में दो युवाओं का साथ था, बुआ भतीजे का साथ था। वो तो इस प्रदेश की जनता ने कई बार चकनाचूर किया है। साथ चलने को लेकर की तो बात है नहीं, कभी हाथी ने साइकिल कुचल दी और कभी हाथ ने साइकिल का हैंडल उखाड़ दिया। ये लगातार जनता देखती आई है दो चुनावों से, तो मुझे नहीं लगता है साथ चलेंगे। मुझे लगता है ये अवसरवादिता का चुनाव है और अवसरवादी गठबंधन की जो बार बार बात करती है, इसीलिए वो आपको बताने में हिचकती हैं कि हम जिनके साथ नहीं है समर्थन भी उनका जुटा रहे हैं। यही है, हम साथ नहीं है, हम 7-8 हैं। ये बात उनकी बातों से पता लग रही है। तो ये जो तो इंडिपेंडेंट, आपको उत्तर प्रदेश का नियंत्रण करने के लिए बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं, एमएलसी बनाकर। अपने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी पर विश्वास नहीं है। देखिए, कम से कम हमने जो ब्रोकर थे उनको नहीं बनाया। अपने इतिहास को झांक कर देखिए, हमने आप जो एमएलसी और जो आपने राज्यसभा भेजे हैं, उनकी काफियत और तमाम चीजें देख लीजिए, उसके बाद बात करिए। लोगों को नौकर कहते हैं, ये देखिए, ये भाषा और मानसिकता देखिए। लोग कहते हैं जिनके शीशे के मकान होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं उछाला नौकर कह दिया। पहले आप देख लीजिए कि किसको है। हमने जिसको भी बनाया है वो बहुत काबिल आदमी है, जिसका भी आप नाम लेना चाहती है, बहुत काबिल व्यक्ति है और पढ़ लिख कर परीक्षा में पास हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सदन में भेजा है तो कार्य करने के लिए भेजा है। हमने ऐसे तमाम लोग नहीं जो अखिलेश के पिछले दरवाजे से लोगों को लेकर आते थे, कुछ पैसा जुटाते थे, ऐसे लोगों को विधायक आपको मिलता नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल सके। इसलिए आप ढूंढते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में वो आए और आपको दिशा दिखाए। तो ये आपकी मानसिक बैंक्रप्सी है, हमारी नहीं है। सौभाग्य इतनी बड़ी पार्टी का कि हम उसमें भी सबके बाद भी अच्छे व्यक्ति को छांटते हैं कि वो चलाए, और मुझे लगता है इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने कभी आपके आगे लोगों को इंगित नहीं किया, पर आप देखिए शीशे के मकान आपके, अगर हमने एक पत्थर प्यार से भी उछाला तो चकनाचूर हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना आपके बस की बात नहीं है। अभी ABCD सीखिए और अभी अपने विधायकों को सम्मान दीजिए। जनता अरे भाई, जनता जनार्दन है। 2022 में आपको फिर पता लग जाएगा कि कौन लोग बहुत ही सिस्टमैटिक और बड़े ही सम्मान के साथ ये डिबेट चल रही है। मैं आप दोनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप दोनों बहुत ही सीनियर और इंटेलेक्चुअल हैं, कृपया आपस में इस प्रकार के संवाद, वाद प्रतिवाद ना करें। जूही सिंह जी, थैंक यू। ऑल राइट, मेरे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं, MLC हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता भी हैं। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जूही सिंह इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है समाजवादी पार्टी से तो खुल के कहिए, यस वी आर विद समाजवादी पार्टी, है तो बोलिए आप। बिल्कुल, और या तो फिर ये पर्दे के पीछे खेलना बंद करिए। बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, देखिए बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी को चाहिए था, जिस तरह से मैंने पहले स्लॉट में आपसे कहा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने 5 बार समर्थन किया है। लेकिन जरूरी नहीं कांग्रेस पार्टी हर बार समर्थन ही करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खास तौर से उस विधान परिषद में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिल आते हैं और आसानी से पास हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिल विधान परिषद में आते हैं, जो प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश के विरोधी बिल हैं, समाजवादी पार्टी यह संकल्प लेकर कहेगी कि हम उन बिलों को रोकेंगे, हम प्रदेश की जनता के साथ रहेंगे। अभी तो पहले मुझे यह बताओ कि जिस सदन के आप सदस्य हो उसके सभापति 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। सभापति कौन बनेगा अब? क्या बीजेपी का सभापति होगा या समाजवादी पार्टी का? क्योंकि सपा के पास 51 MLC हैं। ब्रजेश जी, या प्रोटेम स्पीकर अपना कार्यकाल पूरा कराएंगे अगली बार नगरीय MLC के चुनाव तक? क्या होगा? आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं लगातार समाजवादियों से कहता हूं, अपने स्पीकर के चुनाव कराइए। अब तो 30 तारीख को बाद प्रोटेम स्पीकर आ ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं। नामांकन कल डिसाइड होने के बाद उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा भी तय होगी। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कांग्रेस पार्टी को करना क्या है। इस राउंड में आपको समाजवादी पार्टी से दुखी लगे? मुझे नहीं, दुखी बिल्कुल नहीं हूं, ना खुश हूं, लेकिन इस बात का पूरी तरह से
कांग्रेस पार्टी का जो सभापति कौन होगा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। समाजवादी पार्टी अगर चाहती, सभापति समाजवादी पार्टी का होता, लेकिन इस बैकफुट के पीछे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी कमजोरी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का डर दिखा है। ओके, हेमंत तिवारी जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हेमंत तिवारी जी, अब अगला मसला फंसेगा सभापति का, नेक्स्ट स्टेप में वो होगा। 51 वोट, 51 MLC हैं समाजवादी पार्टी के, अगर ये दो हम जोड़ दें तो, यानी बहुमत इनके पास है। उसके बावजूद सभापति को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है, क्यों? हाँ, ये बात तो सही है। एक अवसर था, अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो योजना बनाती, लेकिन समाजवादी पार्टी तभी तो योजना बना सकती है जब वो स्थान प्रॉपर तरीके से रिक्त हो। जहां तक जो सियासी चर्चाओं की बात है, तो आजकल तो बड़ी चर्चा चल रही है कि एक उप मुख्यमंत्री को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं हेमंत जी, जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है? बहुमत बहुत बड़ी चीज कहाँ होती है, कहाँ होती बहुमत? देखिए, फिर कह रहा हूँ, दीपक सिंह कुछ मेंशन करना चाहते हैं। दीपक जी। यस। ब्रजेश जी, चुनाव का वर्ष शुरू हो चुका है। ब्रजेश जी, इसके साथ है। हेमंत जी एक सेकंड रुकिएगा, दीपक जी कंप्लीट करिए अपनी बात। ब्रजेश जी, पूरे देश में व्यवस्था है डिप्टी स्पीकर की। आज विधान परिषद में डिप्टी स्पीकर होता तो ही प्रोटेम स्पीकर होता चुनाव होने तक, और अगर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी न जीत पाती न अपना प्रोटेम स्पीकर बना पाती। समाजवादी पार्टी के पास बहुमत था, विपक्ष उनके साथ खड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेम स्पीकर बनने से रोकते अगर विधान परिषद में उप सभापति का चुनाव हो सकता है। इसी प्रोटेम स्पीकर के साथ वो 6 महीने कर लें, और उसके बाद जब नगरीय निकाय वाले चुनाव होंगे MLC के, तो 23 सीट आ जाएगी, तो बीजेपी के पास काफी कुछ होगा, वो अपना बहुमत ला सकते हैं। पूरी तरह से गेंद भाजपा के पाले में चली गई ब्रजेश जी ना। हाँ, यही दुख है ना आपका? बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दुख है। ओके हेमंत जी, देखिए मैंने नक्श पकड़ ली इनकी। हेमंत जी, गो अहेड। असल मुझे बड़ी हैरत होती है कि बार बार डिबेट डिस्कशन किसी बीच पे हो, वो अरविंद कुमार शर्मा इसमें जरूर आ जाते हैं। अरे हेमंत जी, आप ला रहे हो उनको, बाकी कोई नहीं ला रहा है। मैं नहीं ला रहा हूँ, आ जाते हैं। आज आप जानबूझ के उन पर चर्चा करना चाहते हो? नहीं, वो तो काबिल अफसर है। आप घूम के उसी बात पर आते हो बार बार। अरे साहब, मैं नहीं आ रहा हूँ, सबने जिक्र किया, किसी ने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेगा। हाँ, ये बताइए, हरदीप सिंह पुरी और RK सिंह से लेकर के एस जयशंकर तक नरेंद्र मोदी लाए हैं। उनकी अपनी स्टाइल है, काबिल आदमी का इस्तेमाल बेहतर कर सके, इसमें बुराई क्या है? हाँ, और जहां तक मेरी बात है, मैं तो उनको यूनिवर्सिटी से जानता हूँ, योग्य सक्षम व्यक्ति हैं, और कोई पार्टी किसको कहीं इस्तेमाल करे। इट मींस आपके दोस्त हैं। पार्टी नहीं, आपको याद होगा SRS यादव साहब को, ये ब्यूरोक्रेट थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, रिटायर्ड हुए, पॉलिटिक्स में आई। अहमद हसन साहब DIG हुआ करते थे, पॉलिटिक्स में आए। ये सबको हक है, और काबिलियत किसको नहीं पसंद आती। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ, इस डिबेट का लब्बो-लुबाब, ये जो श्रीमान जी महेश शर्मा आए हैं, इनका पर्चा खारिज होने के 99% आसार। मुझे लगता है आपको अगर पेन मिल जाए तो आप अभी तत्काल खारिज कर दोगे। मैं पत्रकार हूँ, 36-37 साल से यही गिनता हूँ, तो जो गिनूंगा वही तो बोलूंगा। और ये गिनती आपके पास भी है, आपको पता कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता रहता। मैं तो जो डिबेट में मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं, मैं तो उसी पर बात करता हूँ। अगर श्रीमान जी ब्रजेश मिश्रा के बारे में यह टिप्पणी कोई करे तो खुद अज्ञान है, बालक है महोदय। मैं आपके मित्र एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। भाई खान साहब, बीएसपी पर एक इल्जाम लग रहा है कि उसकी भारतीय जनता पार्टी से करीबियत है और बीजेपी से उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। क्या बीएसपी के लिए ये नुकसान की बात है या फायदे की बात है? नहीं, ये तो सब अफवाह की बात है। अफवाह तो फैलाते रहते हैं लोग। जो बड़ा दल होता है या जो बड़ा मजबूत आदमी होता है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र। तो हेमंत जी कैसी क्या दिलचस्पी हो इस तरह की बातें? अब पता नहीं हेमंत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं उनकी विचारधारा से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, जो कहना चाहे कहें। अब मैं अभी देख रहा था, हीरो वाजपेयी जी डिबेट से हट के बार बार की साइकिल पर चढ़ गई और मायावती के साथ चली गई। अरे अपना भूल गए, अपना भूल गए। 2 बार मुख्यमंत्री तो आप ही ने बनाया था मायावती जी को, है? और अपने दम पर सपा के साथ भी थे, बसपा के साथ आप भी अपना नाम लीजिए ना, अपना नाम भी तो लीजिए, अपना नाम लीजिए कि आपके मैं शुरू से बीजेपी में हूँ। नहीं, मैं शुरू से बीजेपी में वो मायावती को लेके बात कर रहे हैं। मैं समर्थन की बात कर रहा हूँ। समर्थन बीजेपी के समर्थन से मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी कि नहीं बनी थी? और अपने हिसाब से उन्होंने सरकार चलाई थी कि नहीं चलाई थी? अपने हिसाब से सरकार चलाई, और जब उनको लगा कि हमारे एजेंडे के खिलाफ आप जा रहे हो, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
पूरा कार्यकाल नहीं किया बीजेपी के साथ। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि आपको झटका दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक वोट से हराने का काम मायावती जी ने किया था। मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराने का काम किया था। ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से हरा दिया था। अब क्या जिताने का काम कर रहे हैं भाजपा को? अब जिताने का काम क्यों करेंगे? हम तो अपने कर रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मायावती जी, बहन जी अपने हिसाब से अपनी राजनीति करती हैं, किसी के बहकावे में नहीं आती हैं, अपने हिसाब से बख्शीश की राजनीति नहीं करती। मतलब बख्शीश की राजनीति, हर पार्टी का मुखिया अपने ढंग से राजनीति करता है। इसमें कौन सी नई बात? इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात है? कल आ जाएगा, कल पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। पीयूष मिश्रा, जब अभी तक समाजवादी पार्टी ने आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया तो ये समर्थन का टोकरा लेके आप क्यों विक्रमादित्य मार्ग की तरफ घूम रहे हैं भाई? जब बुलाएंगे तब जाना। आप तो टोकरा लिए घूम रहे हो। जी देखिए, हम समर्थन का टोकरा लेके नहीं घूम रहे हैं। और एक चीज आपको याद दिलाऊं, जब 2017 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग आए तो कहीं कहीं कुछ मुद्दों पर जब हमारी राय इनसे अलग हुई तो याद होगा आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि विपक्ष है कहाँ, विपक्ष असली विपक्ष तो ओम प्रकाश राजभर है जो गलत बातों पर आईना दिखाने का कार्य कर रहा है। अभी बड़े भाई दीपक जी ने कहा कि विधान परिषद में उपसभापति हो सकता था, लेकिन वह किसके नाते नहीं हुआ ये भी देखना चाहिए। और बड़े मज़ेदार बात तो ये है कि अभी पिछली डिबेट हुई है, उस पर हम लोगों पे ही आरोप लग रहे थे कि हम लोग भाजपा के बी टीम हैं। तो सब कुछ साफ दिख रहा है कि किसकी कौन कहाँ और किससे सेटिंग चल रही है। और रही बात हम लोगों की कि क्या हम लोग 28 तारीख को किसके साथ रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम लोग विपक्ष के साथ रहेंगे। और अब कल डिसाइड हो जाएगा कि विपक्ष हम लोग, मतलब आप अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और कौन सा विपक्ष है? अरे मायावती का प्रत्याशी है नहीं, कांग्रेस निर्दल के भी साथ जा कर सकते चुकी हैं, है, ये तो कल और डिसाइड कौन होगा। विपक्ष बचा है? नहीं, सुनिए तो मेरी बात, निर्दल के भी साथ जा सकते हैं, जो निर्दल कैंडिडेट है वो भी तो बीजेपी समर्थित है। नहीं, वो समर्पित नहीं हुआ, आपके कहने से सर समर्पित नहीं हाँ, होगा। तो इसका मतलब खुल के कहो कि आप लेके आए हो उसको। नहीं, ये फोन भी मैं कर नहीं लो कह या तो। सकता हूं, ये कल डिसाइड हो अगर मुझे जाएगा। चैलेंज करते ये हो तो कल फोन कर डिसाइड लो। हो जाएगा और कल ही पता लग जाएगा कि 28 को वोटिंग होनी है नहीं होनी है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस जीवंत डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा कल क्या होता है, पता चलेगा कि विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग होती है या फिर निर्विरोध चुनाव होता है। धन्यवाद, नमस्कार।